दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी, और हिंदी के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो मेरी ये वीडियो रहती है वो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहती है, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई हुई है। तो कल मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए थे, जिन लोगों ने नहीं देखे तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। कल को दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित वीडियो आएगी आपके परीक्षा वाणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों एक ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे होता है कि उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र या इतिहास है और भूगोल है, और भी जैसे पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। जितने भी तिथि से संबंधित प्रश्न हैं आप ये जो पूरी वीडियो रहेगी थी दोस्तों, इसमें लगभग 15 या 20 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी इसका अगला पार्ट फिर आएगा, जैसे हर रोज़ हमारी वीडियो आती है तिथि। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982, आपको पता है 1982 में ही हुई थी। जो भी तिथि वाले फैक्ट हैं, प्रश्न हैं, जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पहली बार भारत में जनगणना कब हुई, या जो भी ये अधिनियम कब आया, ये घटना कब हुई थी, इस तरह के पूरे तिथि वाले पूरे उसमें तिथि रहेगी। और आपको लिए ज़रूरी है क्योंकि 3 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से आप मान सकते हैं कि जो मैं आपके लिए लाऊंगा वीडियो, आपके 3 से 5 क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछे जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। जैसे कई बार पूछा गया कि भारत की संसद में लोकपाल कब पेश किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, या और जो भी ज़्यादातर अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के लिए तैयार रहिए। बाकी शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आज दोस्तों पहला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित यही सच है किस विधा की रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए कि ये एग्जाम में आया हुआ है, तब आप इसके सही उत्तर पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर जीवनी। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए सभी ऑप्शन एक जैसे हैं। बाकी अगर आपने पढ़ा है तो दोस्तों आप सही उत्तर तक पहुँचने में ज़रूर सफल होंगे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित यही सच है किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास नहीं है दोस्तों, ये है कहानी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। मन्नू भंडारी अभी ये वर्तमान में भी, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1931 में, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश जिले से। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक बार ये पूछ लिया गया था कि एग्जाम में लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर, या इस तरह से ऑप्शन बने थे। तो जो सही उत्तर है लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, इंदौर में। तो आयोग कुछ भी पूछ लेता है तो आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आयोग इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं बाकी उनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जैसे 10 क्वेश्चन अलग से रहेंगे, बाकी 90 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि लगभग उसी में आप स्कोर कर सकते हैं। इनका जन्म हुआ था, आपको मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश में। यही सच है, ये इनकी कहानी है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था उपन्यास, इनका उपन्यास उस विधा की रचना है, उसका नाम था। जैसे यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित, यहाँ पर आ जाएगा क्या, आपका नहीं, आपकी बंटी, नहीं आपकी नहीं, आपका ही बंटी है। हाँ, आपका बंटी है। आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो ये है क्या, उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। और एक इनका और उपन्यास है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान है, एक इंच मुस्कान, आप जिसे जरूर याद रखिए क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है। पिछली बार पूछा गया था आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। और महाभोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाभोज, इसे आप जरूर रखिए, ये भी उपन्यास है मन्नू भंडारी का। मैं हार गई, ये भी इनकी एक कहानी है, मैं हार गई और यही सच है। इन्हें आप जरूर याद रखिए, इन्हें आप जरूर याद रखिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी आपने इनके बारे में बहुत कुछ जान लिया, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, क्योंकि ये सिलेबस में भी है और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, अलंकार है, इसमें आपको बताना है अलंकार। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। ये आपने उसमें भी सुना होगा, जो भजन लखबीर सिंह लखा के द्वारा, ये उसे है, कबीरदास जी का है, कबीरदास जी का दोहा है। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है, ये कबीरदास जी का एक दोहा है। तो इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, यूकेएसएससी के द्वारा ही कोई एग्जाम कराया गया था, उसमें ज़रूर पूछा गया था। क्योंकि अलंकार रिपीट होते हैं तो इसलिए ये अलंकार मैंने लिया है। तो दोस्तों अलंकार हो जाएगा इसमें कौन सा, अनुप्रास। अनुप्रास इसमें कैसे, लाली लौ, लौ
ल ल लौ, ये सब इसकी क्या हो रही है दोस्तों, इसमें हो रही है आवृत्ति, इसमें हो रही है लौ लौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार इसमें हमारा हो जाएगा। इसमें क्या होती है, व्यंजनों की मतलब कि आवृत्ति होती है, आप इस तरह से मान सकते हैं। आप देखिए लौ लौ लौ, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अलंकार होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दोस्तों ये अलंकार अलम धातु से बना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका अर्थ होता है क्या, आभूषण। अलंकार यानी कि आभूषण आप कह सकते हैं। जिस प्रकार दोस्तों जैसे परिभाषा बुक में दी रहती है वही मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार स्त्रियां श्रृंगार कर और भी सुंदर, या फिर तुम कहोगे कि स्मार्ट लगती है, या फिर स्त्रियां श्रृंगार कर सुंदर लगती है या शोभायमान हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता में भी शोभायमान हो जाता है, मतलब कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। बाकी एक दंडी की परिभाषा दोस्तों जो अलंकार पर दी गई है वो पटवारी के एग्जाम में आया था, उत्तराखंड के ही, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान परचते। तो ये उनके द्वारा इस एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछ लिया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने इतना कुछ जान लिया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत से लोग इसमें सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन था, या कौन थे होना चाहिए यहाँ पर। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो आपको इनमें से बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। साहित्य अकादमी जो कि हिंदी में दिया जाता है, आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ये हमारे राज्य से संबंधित हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रथम शोध कृति जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल इनके द्वारा, और आशुलिपि में तो गोपाल दत्त बिस्तर थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ए निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों इनका भी हिंदी में क्या योगदान था कि इनका जो प्रथम राजभाषा समिति बनी थी इनके नाम पर, वो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें भी। महात्मा गांधी का भी हिंदी के बारे में, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और इन्होंने जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय, यह है वर्धा। अब वर्धा कहाँ है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, तो वर्धा कहाँ है, तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इतना आपने इतना कुछ जान लिया पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के बारे में, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, इतना आपने जान लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अनेकार्थी शब्द में भी आप इसे कह सकते हैं। ब्राह्मण तथा चंद्रमा के लिए एक शब्द है, सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। अब आप लोग द्विज या इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी सोम आपने एलिमिनेट कर लिया। सोम, अमृत, पीयूष, ये सब हो जाएगा किसका, अमृत का। बाकी वर्ण अलग चीज़ है। श्रेष्ठ नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा ब्राह्मण तथा चंद्रमा। ब्राह्मण, चंद्रमा, द्विज, पक्षी, अंडा और अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, इतना ही आप मान के चलिए। ब्राह्मण, चंद्रमा, पक्षी, अंडा, द्विज, ये सब इस द्विज के लिए प्रयोग में होते हैं, ये प्रयोग होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी द्विज से याद आया दोस्तों, जैसे कुड़िंदु के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। कुड़िंदु को, कुड़िंद जो राजा होते थे कुड़िंद नरेश, और कुड़िंद राजाओं के लिए द्विज श्रेष्ठ है, कुड़िंदु के लिए द्विज शब्द का भी प्रयोग किया गया। ये उत्तराखंड में भी आपने जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बभूत का उचित शब्द है। तो बभूत इस शब्द से आप भली भांति आपने सुना होगा, भली भांति आप परिचित होंगे इस शब्द से। बभूत का उचित तत्सम शब्द है। तत्सम दोस्तों कई बार मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तत्सम, तत् धन सम, यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान आपको इसमें से ढूंढना है। तत्सम, विभूति, बभूति या भभूति या भवभूति। अब ये भवभूति तो होगा नहीं, जो लोग करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ही, अब क्या कहें, ये बभूति भी नहीं होगा, भभूति भी नहीं होगा, ये होगा विभूति। बभूत का होगा विभूति। तो तत्सम, तद्भव आपको पहचानने होंगे दोस्तों, इन्हें आप रट नहीं सकते, बाकी इनकी पहचानने की ट्रिक है, जब डिटेल में वीडियो आएगी तो आप आसानी से जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ एक शब्द में ही आपके लिए एक नंबर इसमें पक्का है। सदैव में संधि है, सदैव में संधि है। वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर व्यंजन संधि।
एक दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको दो मात्रा दिख जाए तो ये ट्रिक है कि उसको वृद्धि संधि करके आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि, संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगी कौन सी दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किस संधि का भेद है दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 4 5 6 ऑप्शन में बने थे, तो 5 उसका सही उत्तर होगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बाकी संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या फिर बराचर। अब मान लीजिए एग्जाम में आया हुआ है तो आप इसका सही उत्तर पर पहुंच पाते हैं या नहीं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी बिल्कुल गलत, जिन्होंने सौरसेनी किया आप बिल्कुल गलत हैं। सौरसेनी से नहीं दोस्तों, यह है अर्धमागधी से, अर्धमागधी से। हिंदी सौरसेनी कर सकते हैं, कुमाऊनी जो है सौरसेनी कर सकते हैं, बाकी अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। ये अवधि बोली कहाँ जाती है वैसे, ए बी सी। अब ए बी सी क्या है, ए से है अवधि, बी से क्या है बघेली, सी से क्या है छत्तीसगढ़ी। ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ये इसलिए मैंने आपको ए बी सी बताया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, एग्जाम में आएगा तो अर्धमागधी आपको करना है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो अगला प्रश्न है हमारा, य र ल वो व्यंजन है। अब आपको बताने की किस प्रकार के व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में भी इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देगा कि सिर्फ अभी तो 4 हैं यहाँ पर, सिर्फ पूछ देगा वो किस प्रकार का व्यंजन है, इसमें से र, क्योंकि अलग अलग में भी आते हैं, जैसे र, जैसे लौ है ये पार्श्विक व्यंजन है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा, य र ल व। तो ये हो जाएंगे हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और आपको भी ये आता होगा, य र ल अंत्यस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से लेकर कहाँ तक, क से लेकर म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन, क से लेकर। अब क से लेके म तक, क्योंकि 5 वर्ग है तो 5 गुणा 5 करेंगे तो क से लेकर म तक हो जाएंगे कितने, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 25 है। बाकी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बाकी ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन मतलब कि आप अपना हाथ को मुंह के पास लेके जाइए और बोलिए स और ह। आप इनको बोल के देखिए, मतलब आपके मुंह से गर्मी निकलेगी, तो इसलिए ऊष्म, ऊष्म का मतलब ही होता है कि गर्मी, तो आपके मुंह से गर्मी निकलेगी, तो ऊष्म व्यंजन आप पहचान सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, पुस्तक, छात्रा, शिशु या फिर प्राण। अब इसका आप बहुवचन बना लीजिए अगर आपको नहीं भी आता है। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकों, छात्र का छात्रों, छात्रा की छात्राएं, शिशु का शिशुओं। तो प्राण हमेशा दोस्तों ये बहुवचन में ही रहता है, प्राण का प्राणों बिल्कुल नहीं होता है, ये प्राण में ही आता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे बाल भी होता तो यहाँ पर बाल भी इसमें होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है बहुवचन में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। तो कृदंत क से क, क्रिया बिल्कुल आपका सही उत्तर है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो दोस्तों ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं, जिसमें व्यय, जिसमें कि व्यय ना हो, व्यय क्या मतलब आप इस तरह से समझिए कि विकार ना हो या परिवर्तन ना हो, तो उसे कहते हैं क्या, अव्यय। संज्ञा के बारे में आपको पहले बता दिया हूँ, सर्वनाम या बचपन से संज्ञा सर्वनाम आपको भली बात ही पता है। बाकी कृदंत प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय ये है हमारा प्रत्यय, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। मैंने इसको तोड़ दिया दोस्तों, प्रत्यय, इस प्रति का अर्थ होता है क्या, साथ में परंतु बाद में, प्रति। और अय का मतलब होता है चलने वाला या पीछे चलने वाला। तो प्रत्यय, या इस तरह से याद रखिए कि प्रत्यय वे लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, पहले नहीं। जो पहले जुड़ेंगे उपसर्ग, जो अंत में जुड़ेंगे वो
प्रत्यय। तो ये आपको याद रखना है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक तो यही कृदंत प्रत्यय और एक होता है दूसरा कौन सा, तद्धित प्रत्यय। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब कृदंत प्रत्यय अगर आपको एक उदाहरण के साथ में आकर बता दूं तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। उदाहरण दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लिख देता हूँ उदाहरण आपके लिए, जैसे पढ़ाई, हाँ पढ़ाई, ये हो गया आपका उदाहरण पढ़ाई। अब इसमें मूल शब्द क्या है, पढ़। मूल शब्द इसमें क्या हो गया, पढ़। धन क्या हो गया, आई। अब आई होगा क्या इसमें, प्रत्यय। तो यही हो गया आपका प्रत्यय, आई प्रत्यय लगा है इसमें। एक और आपके लिए उदाहरण, एक और लिखावट, हाँ लिखावट, पढ़ाई तो होगी, लिखावट। अब लिखावट में प्रत्यय क्या होगा, आपके मन में सीधे आना चाहिए। लिखावट में पहले जैसे मूल शब्द निकालें तो हो जाएगा लिख, अब लिखा मत कर देना, लिख हो जाएगा, लिख धन आवट। इसका अगर तोड़ेंगे तो ये आवट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा प्रत्यय जो अंत में लगता है। उम्मीद करता हूँ आपने दोस्तों भली भांति जान लिया होगा। बाकी प्रत्यय उपसर्ग रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। बाकी जब डिटेल में वीडियो आएगी इतना तो आप इसी से समझ गए होंगे, बाकी डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे को पहले अन्न खिलाना के लिए एक शब्द है। अब आपको दोस्तों इसके बारे में भली बात ही पता है, जब बच्चा छोटा होता है जब पहले अन्न खिलाना के लिए एक शब्द है। ये भी आयोग के द्वारा पूछ लिया गया इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। बाकी वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है अन्न परसान, अन्न लाना या फिर ये परसान, तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, आप भी ने भी बिल्कुल सही उत्तर चुना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बच्चे को पहले अन्न खिलाना के लिए अन्न परसान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वाक्यांशों के लिए एक शब्द से हर तीसरे एग्जाम में आयोग जरूर पूछता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछ लिया गया था, मोहन नहीं आने वाला यह कैसा वाक्य है। आपको वाक्य पहचानने की ट्रिक आनी चाहिए बस, बाकी आपको रटने की जरूरत है नहीं इनमें, क्योंकि कितना रटोगे कितना करोगे। आज्ञावाचक, अब मोहन नहीं आने वाला, कोई आज्ञा तो इसमें दी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप इधर जाओ वो करो, कोई आज्ञा देने वाला, संदेह भी नहीं है कि मोहन नहीं आने वाला। स्वीकारात्मकता, किसी तरह का स्वीकारात्मकता भी नहीं है, तो मोहन नहीं आने वाला इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि ये कोई नहीं, तो कौन सा वाक्य होगा, मोहन नहीं आने वाला, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा नकारार्थक। तो ये हो जाएगा नकारार्थक वाक्य, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें नकारात्मक, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप कहेंगे कि आज 12 क्वेश्चन हुए, तो आपको आज 12 में से ही बताना है। बाकी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने आपको मन्नू भंडारी के बारे में बताया स्टार्टिंग में, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो आप 12 में से ही अपना स्कोर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। बाकी कल उत्तराखंड और बहुत जल्दी फिर जीके की वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।